कश्मीर जो एक मुद्दा है, इस पे तालिबान का क्या असर पड़ेगा? वो पाकिस्तान के टेरिटरी में शामिल है अभी, और उसका 1 इंच जमीन भी आज तक पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे ऐसा कहने वाले मोदी जी है ना, 1 इंच जमीन भी नहीं ला सके अभी तक, घुस कर मारेंगे। अबे 1 इंच जमीन कश्मीर की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है वो नहीं ला सके। और आरएसएस एक जो ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ तालिबान है, तो इन दोनों में आपको क्या लगता है घातक कौन है? भूपेश बघेल के जो अभी पिता है नंद किशोर बघेल, अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है कि उन्होंने लखनऊ में आके ये बोला ब्राह्मणों से कि या तो आप बोलगा चले जाओ। नंद कुमार बघेल जी की विचारधारा है और जो आपकी विचारधारा है, आप आने वाले भविष्य में साथ में आएंगे। जो बहुजन मूल्यवासी जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, प्राइवेसी के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे उनको शैडो बैन कर दिया जाता है, उनके चैनल की रीच कम कर दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग चुनाव जैसे लड़ ही रहे हैं, तो क्या लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से कैसे हम जैसे जो बात करते हैं कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, कैसे कर लेंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी किन दलों के साथ में गठबंधन करेगी? बसपा के मंचों पे जो SC ST OBC के शोषण के जो मुद्दे उठते थे, अभी उन मंचों पे विशेष तौर पे एक जो ब्राह्मण वर्ग है उसके शोषण का वो टीवी पे लगातार देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? उन पार्टियों का तो हमको पता नहीं है जो EVM का विरोध करते हैं, नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद में फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। BMP तो भली बात ही जानती है, मातंग साहब आप भी अच्छी तरीके से, आप पूरे प्रदेश में बहुत तैयारी कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है, लेकिन जब आपको पता है कि EVM में इस तरीके से धांधली होती है, होगी, फिर भी आप पैसा बहा रहे हैं। अभी चंद्रशेखर जी के संपर्क में है क्या? हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नमस्कार, आपके साथ विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। वामसेप बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब अभी हमारे साथ में हैं और देश बहुजनों 2022 चुनाव को लेके अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर की क्या राय है और सर का आगे की क्या रणनीति है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इंटरव्यू को 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। पहले पार्ट में हम देश के जो कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे और दूसरे हम बात करेंगे 2022 चुनाव को लेकर। अभी जो एक जिसको मुख्य धारा की मीडिया, जिसको ब्राह्मणवादी मीडिया, जिसको आप ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम बोलते हैं, वो तालिबान को लेके बहस छेड़े हुए हैं और उनकी बहस लगातार जारी है। डेली शाम को इस मुद्दे पे वो अपना एक पैनल बिठाते हैं, चर्चा करते हैं। अभी हम इस पे गहरी और डीपली नहीं जाएंगे, जो भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा केवल उस पे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कश्मीर जो एक मुद्दा है, इस पे तालिबान का क्या असर पड़ेगा? 2-3 बातें इस रेफरेंस में मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। जो राजा कश्मीर का था उसने साइन किया था भारत सरकार के ट्रीटी के साथ। अफगानिस्तान ने
तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है उसको लेकर मैं उस रेफरेंस में ही बता रहा हूं। तो जो कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मगर वो हिस्सा और जो भारत के अंदर हिस्सा है, दोनों मिलाकर भारत का हिस्सा है। क्योंकि उस टेरिटरी का जो मालिक था राजा शायद गुलाब सिंह है, हाँ हरि सिंह, उन्होंने भारत में शामिल होने का सिग्नेचर किया है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द अंग्रेज गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, उसके अनुसार भारत का हिस्सा होना चाहिए था, मगर वो पाकिस्तान के टेरिटरी में शामिल है अभी, और उसका 1 इंच जमीन भी आज तक पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे ऐसा कहने वाले मोदी जी है ना, 1 इंच जमीन भी नहीं ला सके अभी तक, घुस कर मारेंगे। अबे 1 इंच जमीन कश्मीर की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है वो नहीं ला सके। अब जो भारत के अंदर जो कश्मीर है उसके बारे में तालिबान वाले जो है कश्मीर पर वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर ये बात सही है, जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं, जिसको हम ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं, ये करने वाले हैं, तो भारत सरकार ने उनके साथ गुप्त वार्ताएं क्यों की दोहा में? उस समय वो आतंकवादी नहीं थे? उस समय भी वो आतंकवादी थे, तो क्यों बात वार्ता की हुई? अगर उस समय वो आतंकवादी नहीं थे, आज आतंकवादी हो गए। 1857 वाले लोगों ने हथियारबंद आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरोध में, वो स्वतंत्रता सेनानी, और इन्होंने अमेरिका के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए हथियार उठाया, तो आतंकवादी। ये दोहरा मापदंड है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, मीडिया में भी एक वो हमेशा रहती है टाइमलाइन, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। अभी जो तालिबान को लेके वो ये चीज़ बोलते हैं, जैसे भारत में वही चीज़ अगर हम एक देखें तो भारत में जो एक बीजेपी और आरएसएस एक जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, और वहाँ तालिबान है, तो इन दोनों में आप क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है घातक कौन है? सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या, जो इस देश के मूल निवासियों का सबसे बड़ा साम्राज्य था, अफगानिस्तान भी उस भारत में शामिल था जिसका राजा वो था पाटलिपुत्र में बैठा हुआ सम्राट बृहदत्त मौर्य। अफगानिस्तान उसी भूमि का हिस्सा था। अब बृहद नक्शा देख लीजिए भारत का। आपको यह भी याद होगा कि अशोका के पिता ने कंदाहार में बंडारी हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, तो अशोका को भेजा, जाओ शांत करो। वो बहादुर आदमी जाके वापस आ गया था शांत करके, जिसको शांत करने का काम अमेरिका नहीं कर सकी 20 साल में, है इतिहास। तो वो राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। वो ब्राह्मण गुड टेररिस्ट था, ये कहना चाहते हैं, वो गुड टेररिस्ट था उनके हिसाब से। हाँ, उसका मतलब तो ये हुआ। उसके बाद भारत के टुकड़े हुए, उसके बाद अफगानिस्तान भारत में गया, उसके बाद बहुत सारे टुकड़े हुए, भारत का बहुत सारा हिस्सा। उसके बाद देखो, मैं इतिहास के आधार पर बता रहा हूं, जो बृहद नक्शा उस समय भारत का था, उसके बाद छोटा 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 होते होते अब भारत बना। आपके हिसाब से दोनों में से घातक कौन है? अब जो लोग इसको कहते हैं ये गुड टेररिज्म है, जो एक मुसलमान को 20-20 जो ये कौन वो लौंडे लफाड़े जो उसके होते हैं, वो बुरा इसके आरएसएस के अंदर काम करने वाले जो
मुसलमान को पकड़ते हैं ना वो जो वो छोटा संगठन नहीं है उन लोगों का, बजरंग दल। तो ये बजरंग दल वाले नहीं, एक और भी संगठन है यार, याद आएगा। तो वो लड़के 20-20 जो नौजवान लोग हैं वो एक मुसलमान को पकड़ते हैं, उसको धरते हैं, उसको बांधते हैं, उसको पीटते हैं, उसको मारते हैं। रियली पुरुषार्थी है वो लोग। ये 20 हो जाए, वो 20 हो जाए, दोनों मिलके फिर करे, हाँ तब माना जाएगा साले तुम बहुत पुरुषार्थी हो। अच्छा, मध्य प्रदेश में तुम्हारे अंदर तो पुरुषार्थ भी नहीं है। 20 इकट्ठा होकर एक आदमी को पकड़ते। मध्य प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार है और भूपेश बघेल के जो अभी पिता हैं नंद किशोर बघेल, अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी जो कारण था वो ये कहते थे कि उन्होंने लखनऊ में आके ये बोला ब्राह्मणों से कि या तो आप बोलगा चले जाओ, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नंद कुमार बघेल जी की विचारधारा है और जो आपकी विचारधारा है, दोनों की विचारधारा, हाँ वो एक अलग चीज़ है, वो कांग्रेस पार्टी को लेके उसको, लेकिन आपको क्या लगता है, उसको आप कैसे देखते हैं? ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, वो यूरेशियन है, मगर मैं बिल्कुल भी ब्राह्मण को अंग्रेजों की तरह भगाना चाहिए इस पक्ष में नहीं, मैं इसके समर्थन में। उन्होंने जो बोलगा से गंगा जो एक किताब है वो उन्होंने अपनी बात नहीं बोली है, वो संदर्भ दिया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा हुआ है, तो वो वोल्गा नदी रशिया में है, मगर ये लोग रशिया से आए नहीं है। ये जो काला सागर है उसके पास अस्किमोजी नाम का एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, यूरेशिया। तो ये आर्यन लोग नहीं है, यूरेशियन लोग है। ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों का है। तो बघेल जी से मैं सहमत नहीं हूं कि उनको रशिया भेज दिया जाए। मैं अच्छा, भविष्य में कभी ब्राह्मणों को भारत से भगाने के पक्षधर नहीं हूं। आप आने वाले भविष्य में साथ में आएंगे बघेल साहब के, या उनकी विचारधारा? बघेल जी बहुत बाद में अपने बेटे के साथ कांग्रेस में गए, वो इसी आंदोलन के कार्यकर्ता है जी। वो बहुत बाद में गए हुए उधर। अच्छा सर, एक अभी का एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो आपसे करूंगा। वामसेप या जो भी आंदोलन, आर्य द्रविड़ जो आंदोलन आज यहाँ तक पहुँचा है, इसके पीछे एक हाथ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा है। क्योंकि जो बात आप कुछ समूह को इकट्ठा करके लोगों के कहते थे, सोशल मीडिया के समय में वो आसान हो गया है। आप एक बात आज यहाँ कहते हैं और कुछ पल में वो बात करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। वर्तमान में जो मीडिया है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जिसको आप ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम, ब्राह्मणवादी मीडिया कहते हैं। दूसरा जो मीडिया है जो स्वतंत्रता की ओर काम करता है, सोशल मीडिया। लेकिन वर्तमान में अभी ये देखा जा रहा है और देखा काफ़ी लंबे समय से भी गया है कि जो उनकी विचारधारा से ग्रसित हैं वो कब्जा करे बैठे हैं ट्विटर के, फेसबुक के ऑफिस में। अभी जो बहुजन मूल निवासी जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, प्राइवेसी के नाम पे, पॉलिसी के नाम पे उनको शैडो बैन कर दिया जाता है, उनके चैनल की रीच कम कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये चुनौती, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार है भारत संविधान का, उस पर बहुत बड़ा हमला है। और हम दो काम करेंगे इसके बारे में। एक, सोशल मीडिया में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो सारे देश भर में इस मीडिया को खड़ा करने में लगे हुए हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनके साथ मिलकर इसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा करेंगे। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन ऑलरेडी है
हम जल्दी से जल्दी इसको खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। ये खड़ा करने के बाद इनके साथ मिलकर जो भारत के ही ऊंचे जाति के लोगों ने सोशल मीडिया के मैनेजमेंट पर कब्जा किया हुआ है, इंटरनेशनल जो एजेंसी चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आगे इनको हटाओ यहाँ से। उससे ज़्यादा बेहतर जो पॉलिसी है उस पर अमल कर सकते हैं। अभी 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र में जो ट्विटर का ऑफिस बना हुआ है उनके ऑफिस पे जाके उनके लोगों ने, तकरीबन हज़ारों लोगों ने उसको घेरा था, और घेरने के बाद में चंद्रशेखर के द्वारा कुछ लोगों को ब्लू टिक दिलवाए गए थे ट्विटर पे। अभी जैसे वर्तमान में जो ट्रेंडिंग किया था आपके ट्विटर हैंडल को लेके और उसको फिर बाद में ब्लू टिक दिया गया, तो मेरा ये अनुरोध पूर्वक मेरा ये आपसे आग्रह है कि आने वाले समय में क्या इस पे किस तरीके से आप अपनी रणनीति, और जैसे कि एक जो आवाज़ बुलंद हो रही है उसको बचाया जा सके, उसके लिए कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। हमारे पास जो संगठित शक्ति है उसके लिए मदद करेंगे, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में मदद करेंगे। क्योंकि अगर और इसके लिए संगठित शक्ति और आर्थिक शक्ति और संसाधन, मैन पावर का उपयोग करेंगे आप सोशल मीडिया के समर्थन में। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य का मीडिया सोशल मीडिया है, और इसको केवल बचाए रखने के लिए नहीं, इसको बढ़ाने के लिए हम बहुत बड़ा अभी जैसे वर्तमान में ये देखा गया है कि आप कितना भी अच्छा कंटेंट, कितनी भी अच्छी इशू को आप उस पर क्यों ना डालें, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सीधे उसकी रीच कम किए हुए हैं, वो ज़्यादा लोगों तक बात नहीं पहुँच पाती है। ये कि अगर वो रीच कम करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के लोगों का बिजनेस कम करते हैं ना, उनको, उन गधों को समझना ही चाहिए इंटरनेट उन तक बात शायद पहुंचती है। तो इसीलिए तो मैं संगठित रूप से प्रयास करने की बात कर रहा हूँ। एक चीज देखी गई है, जो लोग नाच गाना बनाने वाले वीडियो बनाते हैं उनके आप देखते हो 10 मिलियन 1 करोड़ लोग देखते हैं, लेकिन वही जब अपने लोगों की आप बात कहते हो, जो आप अपने उसमें हमेशा बोलते हो कि लुच्चे पुच्चे लोगों को मीडिया दिखाता है, यानी एक जो सोशल मूवमेंट में जो काम करता है, सही बात बोलता है, पटल पे काम करता है, उसको ब्लैक लिस्टेड है। हम तो जो जिसको ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं ना, इसको हम देशद्रोही मीडिया भी बोलते हैं। किसी की औकात नहीं है नेशनल मीडिया को देशद्रोही मीडिया कहा जाए, तो हम इसको देशद्रोही मीडिया कहते हैं। जिसे नेशनल मीडिया कहा जाता है वो देशद्रोही मीडिया है। कैसे? आप पूछना चाहिए, कोई भी पूछना चाहिए, किस आधार पर इतना बड़ा आरोप कर रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जिस ईवीएम के खिलाफ 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट किया, उसकी खबर को नहीं छापा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को नहीं छापा। आपको नहीं लगता कि इनके दफ्तरों को घेरना चाहिए? इनके जो मीडिया संस्थान बने हैं उनको आप छोटी कर रहे हैं, इससे ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल छोटी कर रहे। मैं मौका मिलते ही इनका लाल करता हूं, तुम देखो अभी। अच्छा, जैसे ये लाल अभी सर तो चंद्रशेखर ने छोटा मोटा किया उधर, हम जब करेंगे ना फिर उनको पता चलेगा। चंद्रशेखर जी पे अभी आएंगे, पता चलेगा उनको जी कि हम जब एक्शन करेंगे तो कैसे। अभी सेकंड पार्ट में आते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे। अभी सेकंड पार्ट में आते हैं 2022 चुनाव को लेकर। अभी उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव हैं, बिल्कुल तैयारियां सभी दल, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं, और सभी का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि खासकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, सत्ता से बाहर करना। खास तौर पे जो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब ये कह रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, राजभर जी हो, ठीक है, ओवैसी जी हो, चंद्रशेखर जी हो, चंद्रशेखर जी हो। ऐसा तो हमने नहीं देखा। बसपा का टारगेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी, तो बसपा के मायावती के टारगेट में अभी तो बीजेपी हमने देखा नहीं, क्योंकि मायावती को मालूम है कि चुनाव के बाद मायावती को अगर मुख्यमंत्री बनने का अभी कभी चांस है, थोड़ा इतना सा। पूरा सवाल तो मेरा बीजेपी के समर्थन से बनने का, अन्यथा मायावती का चांस खत्म है। पूरा सवाल मेरा ये है कि अगर सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, सभी लोग चुनाव जैसे लड़ ही रहे हैं, सब दम भर रहे हैं, हम तो चुनाव में है ही नहीं। आप एक बहुत बड़ा करेंगे, आप एक बहुत बड़ी पावर हो जिसको हमें तो मालूम नहीं हो अभी तक हम पावर है। हाँ, वो
आप वही बात है, पेड़ कभी फल नहीं कहता है कि ये, तो आपको क्या लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से कैसे हम जैसे जो बात करते हैं कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, कैसे कर लेंगे? स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकता हूं। बीएमपी तो लड़ रही है, बीएमपी भी तो लड़ रही है। नहीं, बीएमपी के लोगों ने हमको कहा कि हमारी प्रथम प्रायोरिटी गठबंधन है। हमने पूछा उनको, बीजेपी को कैसे परास्त करोगे? आगे हमारे पास तो बीजेपी को परास्त करने की ताकत नहीं है। रियल में हम भी ऐसा मानते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी में बीजेपी को परास्त करने की कोई ताकत नहीं है। वो तो फिर उन्हीं का काम आसान हो रहा है। गठबंधन में 1+1 2 के बजाय 11 हो जाएगा। वो बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि ध्रुवीकरण जो होगा वो ऐसे 2 नहीं होगा, अलग अलग लड़ेंगे। क्योंकि 1+1 2 नहीं होगा, उसमें हमारा समर्थन होगा। तो 200% गारंटी हमको लगती है कि बहुजन मुक्ति पार्टी का जिस किसी पार्टी के साथ समर्थन होगा उसके चांसेस बढ़ेंगे। तो बहुजन मुक्ति पार्टी किन दलों के साथ में गठबंधन करेगी? उनके सामने 2 ही विकल्प है जी। बीएसपी का विकल्प तो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है। एक समाजवादी पार्टी का विकल्प है, दूसरा भागीदारी मोर्चे का तो विकल्प। क्या कोई बात चल रही है उनसे? उन्होंने अभी हमको डिस्क्लोज नहीं किया है। हमारे सामने इतनी सी बात डिस्क्लोज है, आप गठबंधन करो तो भी समर्थन, आप इंडिपेंडेंट लड़ो तो भी समर्थन। पहले ही घोषित कर दिया, आज ही घोषित कर दिया हमने, इसके पहले भी घोषित किया। अगर समय रहते आप लोग ये डिसीजन नहीं लेंगे तो लास्ट टाइम पे फिर ये ध्रुवीकरण ही तो होगा, अलग अलग लड़के, और सतीश चंद्र मिश्रा का भी काम हो जाएगा। ये तो अभी परिस्थितियाँ मुझे तो ऐसी ही लग रही है कि क्योंकि ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को शायद ऐसा बता दिया गया है कि आप अकेले ही चुनाव जीत रहे हो, तो ज्यादा संभावना है फिर बीजेपी के चुनाव जीतने की। हमें तो दूर दूर साहब की क्या भी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को विकल्प नहीं मान रहे। नहीं, उसमें मेश्राम साहब की क्या भूमिका रहेगी? वो तो एक तरीके से कैसे संगठित कैसे करेंगे? चैलेंज तो ये है। हाँ, इसमें चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि जैसे वो तो चलो नहीं समझते हैं, लेकिन आप तो यूनिवर्सिटी हैं एक, जिसको मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं, हमारे पास केवल डाटा ही नहीं है। देखो, मैं आपको अभी भी बताया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो अगर हम ब्राह्मणों के वोटों को 100 माने तो उसमें से केवल 17% वोट समाजवादी को मिले थे। 83% समाजवादी पार्टी के विरोध में पड़े थे जब सरकार बनी थी तब, और 83 में 57% वोट उस समय भी बीजेपी को पड़ा था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को अपना पार्टी नहीं मानते। अगर बहुजन समाज पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट दे दे, वहां ब्राह्मण जीतने का चांसेस अगर किसी ब्राह्मण का है उसको वोट देता। माइक्रो बता रहा हूं। तो मतलब वो ब्राह्मण को वोट देता है। गठबंधन की कुछ उसके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ। कैसे मतलब संगठित होंगे, कैसे आप जो उनकी ज़्यादा ताकत है अलग अलग करने की, वो तो सफल हो रहे हैं। आप भी अलग, बीएमपी भी लड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनका ही काम होगा, ध्रुवीकरण होगा। तो उससे कैसे, उस चैलेंज को कैसे निपटेंगे? क्योंकि कल को अगर कोई बात होगी तो लोग कहेंगे तो बीएमपी के बारे में भी। ये ऐसी है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। ये पार्टी चलाने वाले लोगों को इसके बारे में हम सलाह दे सकते हैं कि भाई गठबंधन के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इससे पहले बिहार में भी एक बहुत प्रयास किया गया था। अभी जो बिहार में चुनाव था उसमें भी बीएमपी के द्वारा प्रयास किया गया था। ब्राह्मणों ने मतलब डिसाइडेड जो मीटिंग थी वो भी नहीं होनी थी जी। वो हमें नाम से मालूम है कौन ब्राह्मणों ने वो मीटिंग नहीं होनी थी। तेजस्वी यादव के साथ हमारी मीटिंग फिक्स थी, वो कौन से ब्राह्मणों ने वो मीटिंग तक नहीं होनी थी। उनको ये लगा वामन मेश्राम की और तेजस्वी यादव की अगर मुलाकात भी होगी नहीं एक,
तो फिर उस मुलाकात के प्रभाव से आदमी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये आदमी के पास डाटा सारा सब कुछ तो ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर होते हैं लोग स्ट्रेटेजी प्लान करने के। तो हमारे पास तो स्ट्रेटेजी डाटा पाटा कैडर बेस सारा। अच्छा, 2000 हम लगा देते हैं। 2007 में बसपा की सरकार बनी, उसके बाद से जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, उसके जो आप क्या कारण समझते हैं कि उनके जो 2007 के बाद से जो ग्राफ लगातार गिरता? मायावती का जिस मिशन के ऊपर, जिस आंदोलन के ऊपर चढ़कर वो नेता बनी, उसके साथ उसने धोखा किया, विश्वासघात किया, और इस वजह से उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस वामसेप था वो खत्म हो गया। वामसेप था ना वो जो उनको पोलराइज करके चुनाव जितवाने में सबसे ज़्यादा मदद करता था, वो तो अभी है ही नहीं, जीरो हो गया। अभी तो वामसेप जो है 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेप था, जिसने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था। वो 31 राज्यों में और 567 जिलों में 4000 से ज़्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत हम यूपी में लगा रहे हैं, उसमें से 90% लोग यूपी में आएंगे ये इस काम के लिए। वामसेप अलग होने का आप एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं? वामसेप तो बुनियादी ताकत है जिसको आधार बनाकर मायावती सीढ़ी बना करके आगे बढ़ी। अच्छा, अभी सीढ़ी मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो सीढ़ी को बसपा में एक बहुत बड़ा जो पहले जो मंच पे, बसपा के मंचों पे जो SC ST OBC के शोषण के जो वो स्टेटमेंट दिए जाते थे, मुद्दे उठते थे, बंद हो गए। अभी उन मंचों पे विशेष तौर पे एक जो ब्राह्मण वर्ग है उसके शोषण का वो टीवी पे लगातार देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? मायावती ये काम अच्छा कर रही है, इससे हमको फायदा होगा, क्योंकि इससे असंतोष जो है, उनका जो सपोर्ट बेस है, उनके अंदर भी असंतोष फैल रहा है और उस असंतोष को संगठित करने का हमको मौका मिल रहा है। तो मायावती तो हमारा काम कर रही है, 50% हमको करना है। उनके सपोर्ट बेस में असंतोष पैदा हो रहा है, उसकी वजह से जो असंतोष हमको पैदा करना था वो मायावती खुद ही पैदा कर रही है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो ऐसा ज्यादा संख्या में करने के लिए मायावती को अनुरोध करता हूं कि ये ज्यादा संख्या में करे, 403 विधानसभा में करे तो 403 विधानसभा में हम लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा। अभी बसपा की जब सरकार इलेक्शन हुए तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि EVM से धांधली करके हमको हराया गया। EVM को लेके केजरीवाल ने भी बहुत किया, लेकिन वो समझौता हो गया बाद में। ममता बनर्जी ने भी बोला, बहन जी ने बोला कि हम आने वाले समय में सभी मुख्यालयों पे 6 महीने तक धरना देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद में आपने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में परिवर्तन यात्रा आपने निकाली। आपने EVM की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी और उसका जो जजमेंट आया वो मीडिया के माध्यम से छुपाया गया। आज दिन तक वो लोगों को पता नहीं है कि मेथराम साहब के फेवर में EVM का जो जजमेंट आया था। तो आपको सोशल मीडिया ने साथ दिया। अभी वर्तमान में 2022 का चुनाव है, BMP भी लड़ रही है। भाई उन पार्टियों का तो हमको पता नहीं है जो EVM का विरोध करते हैं, नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद में फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। BMP तो भली बात ही जानती है। मातंग साहब आप भी अच्छी तरीके से, आप पूरे प्रदेश में बहुत तैयारी कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है, लेकिन जब आपको पता है कि EVM में इस तरीके से धांधली होती है, होगी, फिर भी आप पैसा बहा रहे हैं संगठन का, ठीक है, और लोग इलेक्शन में खड़े भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वर्तमान में आने वाले कुछ समय में 2022 चुनाव को लेके साहब कोई EVM को लेके अभियान चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे कि 2022 में जो इलेक्शन है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सके।
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव एक स्थिति में हो सकता है यूपी में, यदि ज़्यादा ताकतवर लोग गठबंधन बनाकर काम करेंगे तो रूलिंग पार्टी को डर लगेगा कि इसके विरोध में आंदोलन खड़ा हो सकता है। हम तो चुनाव के पहले भी इसके लिए हंगामा खड़ा करेंगे और काउंटिंग के दौरान भी स्ट्रेटेजी अभी चंद्रशेखर ने ईवीएम पे और गड़बड़ी के विरोध में चुनाव के बाद भी बड़ा हंगामा करेंगे। चंद्रशेखर ने अभी टीवी पे एक इंटरव्यू हुआ था 2 दिन पहले यूपी तक में, और उनसे एक ये सवाल पूछा गया था कि आप कितनी सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे? हाँ, पत्रकार ने पूछा तो चंद्रशेखर ने बोला कि हम तो ईवीएम सेट करते नहीं हैं, तो हम बता भी नहीं सकते। ये सवाल तो आप उनसे ही करना चाहिए जो सेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले चंद्रशेखर जी का हमने इंटरव्यू लिया था और वो हमारा इंटरव्यू छोड़ के भाग गए थे, चले गए थे, पूरा इंटरव्यू नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम के माध्यम जो आंदोलन है अगर चंद्रशेखर जी के साथ में या उनके साथ में आके आने वाले समय में क्या देखा जा सकता है? ईवीएम के बारे में हमने दिल्ली में जब वो हमको मिलने के लिए आए थे तो हमको कहा था, उस समय वो समर्थन कर रहे थे ईवीएम का। जी। दिल्ली में जब वो हमको मिलने के लिए आए थे, हमने ईवीएम के बारे में समझाया था तो उस समय वो समर्थन कर रहे थे। क्योंकि इसका जो घाटा है उनको भी बहुत बड़ा होगा। हमको मालूम नहीं कि उन्होंने ईवीएम के विरोध में कोई बयान दिया है। 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने ये बोला है। हमने कहा था कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अभी चंद्रशेखर जी के संपर्क में है क्या? कौन? आप? चंद्रशेखर जी हमारे संपर्क में रहते हैं। हम वो इतना डरते क्यों हैं? कभी आपका नाम नहीं लेते हैं, इतने मंचों पे जाते हैं। नहीं, हमारे पास 2-3 बार आए थे, हमें मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करिए। हमने कहा मायावती के जले हुए हैं, वो फिर बार बार धोखा नहीं खाना चाहते। दूध का जला वाला है ना, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, तो जो मायावती के जले हुए लोग हैं वो इतने आसानी से दोबारा धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, आने वाले समय में क्योंकि एक इंस्पेक्टर मुझे मेरठ का मिला, दिल्ली में आया, वो चंद्रशेखर के बारे में हमको बता रहे थे। हमें बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब आप क्यों कह रहे? कहा वो लौंडे लफाड़े हैं। कहा यार ये क्या शब्द यूज कर रहे हैं आप, लौंडे लफाड़े? हमारे इलाके की भाषा है, गांव में ये शब्द बोला जाता है, लौंडे लफाड़े। मैंने कहा फिर लौंडे लफाड़े लोगों से आपको नुकसान होगा, वो हमको बोल रहे थे। मैंने कहा हमको कैसे नुकसान होगा, हम तो कैडर बेस है। नहीं, आप कैडर बेस है, वो लौंडे लफाड़े है, आपका नुकसान करेंगे, टांग खिंचाई करने का काम करेंगे, इनको आप छत्र छाया में लीजिए। मैंने कहा भेज दीजिए, फिर बातचीत करेंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में जैसे अभी आगामी की क्या आपकी रणनीति है, क्या तैयारी है जो आगामी हफ्ते 15 महीने? किसी राजनीतिक पार्टी ने इतनी ज़्यादा तैयारी की है ऐसा नहीं लगता। 6 परिवर्तन यात्रा निकाली है, 10,000 बूथ पर संपर्क हुआ है 16 सितंबर तक, 10,000 से ज़्यादा बूथ पर, और अभी दिसंबर तक ये 25,000 से बूथ से कम नहीं होगा। आगामी कोई रैली भी करने वाले हैं? 9 जी, कुछ रैली के बारे में बताइए। 9 अक्टूबर को जी, आश्रम जी की पुण्यतिथि के दिन रैली का क्या उद्देश्य रहेगा और क्या? और चूंकि 9 तारीख को हम रैली कर रहे हैं, इसे सबसे ज्यादा डर बहन जी को लग रहा है। इसलिए बहन जी ने लोगों को कहा, वो तो सब ठीक है, डर तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। लोगों को जानकारी देने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बहन जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहा 8 तारीख को आ जाओ, आप सब कार्यकर्ता लोग 8 तारीख को आ जाओ। अब किसी को भी मालूम नहीं 8 तारीख को बहन जी ने क्यों बुलाया। उनको ये लगता है कि 8 तारीख को तो ये गाड़ी में बैठ करके इधर निकलेंगे। अगर 8 तारीख को मैं कार्यकर्ताओं को लखनऊ नहीं बुलाऊंगी तो कहीं वाले गाड़ी में तो नहीं बैठ जाएंगे इधर। तो
तो बहन जी ने लोगों को 8 तारीख को बुलाया तो वो 7 तारीख को रात में बैठेंगे। बहन जी को किसी का डर नहीं है, ब्रह्मा का भी डर नहीं बहन जी को, केवल हमारा डर है, किसी का डर नहीं। क्यों? बाम सेफ का बुनियादी आदमी है, किसी के जासे में तो नहीं आएगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो अभी हमारे साथ में बाम सेफ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब थे, जो 2022 चुनाव को लेके हमने इनसे बात की, देश और तमाम विषयों पे हमने इनसे बात की। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। हमारा प्रयास केवल इतना है कि जिन उद्देश्यों को लेके तमाम दल पार्टियां काम कर रही हैं, सबका उद्देश्य ये है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। तो कहीं ना कहीं ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी को एक मंच पर आके इस पे एक डिसीजन लेके काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो फ़ायदा है वो तो भाजपा को ही होगा, और वो चाहते भी हैं कि तुम अलग अलग लड़ो, कमज़ोर हो और हम सत्ता में आएँ। तो सभी दलों से जो भी विपक्ष में हैं उनसे हमारा है कि संगठित होकर इस चुनौती का सामना करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।